नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल-फिलहाल हम लोग यूपीपीसीएस 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो टेस्ट पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिए थे और वैसे में विज़न आईएएस का टेस्ट पेपर हम लोग देख रहे थे। इसका टेस्ट नंबर 1 हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट किए थे और इसमें टोटल 40 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज प्रश्न संख्या 41 से हम लोग डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे और कोशिश पूरा प्रयास रहेगा आज ये टेस्ट आपको समाप्त कर दिया जाए। ये टेस्ट जो है आपको पता है पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, साथ-साथ इसमें करंट अफेयर जो है जनवरी 2025 का कवर किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक-एक प्रश्न ईमानदारी से आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट करना है और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसका एक्सप्लेनेशन आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। एक बेहतर तरीका आपके लिए हो सकता है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए कौन-सा है? हाल ही में विश्व के पहले जो है क्रायोवन बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पे सफलतापूर्वक लगाया गया है? मालदीव कोरल रीफ में, बेलीज़ बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर है या न्यू जो है कैलेडोनिया बैरियर रीफ है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, विश्व का पहला ये क्रायोबर्न बेबी प्रवाल है कोरल, को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में ही आपको लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट आपको ढूँढना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ये रहा आपका। ठीक है, देखिए पहला लिख रहा है, उद्देशिका में उल्लेखित है कि संविधान अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करता है। अगला है, भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका शुरुआत उद्देशिका से होती है। बताइए कौन-कौन इसमें सही है? ठीक है, इसमें बताना है कौन स्टेटमेंट सही है। देखिए, संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है, ना कि सांसद से। आप देखेंगे तो शुरुआत भी कहानी से उद्देशिका में हम भारत के लोग से होती है। ये तो पहला गलत हो गया। ठीक है। अगला है कि एकमात्र ऐसा संविधान है भारत का जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो भी उद्देशिका के साथ प्रारंभ होता है और अगर बात करें उद्देशिका के साथ प्रारंभ होने वाला तो पहला संविधान अमेरिका वाला ही है। भारत सहित जो है कई सारा देश में ऐसा परंपरा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा और ऐसे में ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। इसमें है कि स्टेटमेंट है, इस पे विचार करना है और दे रहा है कि उपरोक्त में से कितने अधिनियम मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं? तो बहुत शानदार प्रश्न है। मूल कर्तव्य है उसके कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला कौन-कौन से इसमें जो है कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्यजीव अधिनियम 1972, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। देखिए, आपको पता ही है कि पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये जो है भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। ठीक है? इसमें सारा ही ऑप्शन सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? ये जो भी उपयुक्त परिच्छेद जो भी गद्यांश दिया गया है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में प्रतिबिंबित होता है? यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा कौन-सा निर्णय दिया गया था? देखिए, पहला लिखा हुआ है, भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के बीच संतुलन का आधारशिला पे आधारित है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। यह एक रथ के दो पहिए के समान है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक को दूसरे पे पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना का हनन होगा। ये सब कौन से वाद में बोला गया था? केशवानंद है, इंदिरा साहनी है, मिनरवा मिल है या भीम सिंह जी निर्णय? सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी ही मिनरवा मिल जो निर्णय था आपका 1980 का। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा यहीं पे बोला गया था। ठीक है, कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। एक रथ के दो पहिए के समान है। ये सब स्टेटमेंट वहीं पे आपको दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को अध्यार्पित कर सकता है? ठीक है, ट्रांसफर ये तो भारत बांग्लादेश के बीच एक्सचेंज वगैरह हुआ था, जैसे कि आप लोगों को याद होगा ही। संसद द्वारा साधारण बहुमत से, संसद द्वारा दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से,
पारित विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन के द्वारा। तो बिल्कुल क्या है, सही है। आपको दोनों सदनों के द्वारा कैसा 2/3 से जब पारित होगा तब भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 में उपबंधित किए गए थे? 1935 में, और इसमें भी आपको सही उत्तर ढूंढना है। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन समाप्ति, कुछ मामलों में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, या भारत से बर्मा का पृथक्करण। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यहाँ से देखा जाए तो बातें जो है हमारे संविधान में जो है प्रतिबिंबित होती है। केंद्र शासन में द्वैध शासन का उन्मूलन, ये तो गलत हो जाएगा। प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था 1935 में। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन समाप्त नहीं, शुरू किया गया था। कुछ मामलों में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का बात किया गया था। भारत से बर्मा का पृथक्करण भी, तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यात्मक यक्षात्मक शासन प्रणाली का विशेषता नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखिए, संसदात्मक अध्यात्मक का तुलना हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। स्थिर सरकार, विशेषज्ञ द्वारा सरकार का संचालन, उत्तरदायी सरकार, या सीमित प्रतिनिधित्व। अध्यक्षीय प्रणाली में जनरली देखा जाए तो स्थिर सरकार होता है इसमें। ठीक है, विशेषज्ञों के द्वारा संचालन, सरकार का संचालन भी होता है, सीमित प्रतिनिधित्व भी होता है, लेकिन उत्तरदायी सरकार इसमें नहीं होता है। संसदीय का विशेषता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्षीय में कैसा होता है, तो गैर जो है उत्तरदायी सरकार होता है। ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखना है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के बीच टकराव की स्थिति होती है। निरंकुशता का उदय होता है, जहाँ शक्ति सीमित एक आदमी के हाथ में दीजिएगा फिर निरंकुशता तो आएगा ही। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि। भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि 3 कंडीशन है, बताना है कौन कौन इसमें सही होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख ले। देखिए, पहला जो है बात है देशीकरण का, भारत में कला विज्ञान या साहित्य क्षेत्र में विशेष सेवा प्रदान अगर किया हो, तो ये पहला सही होगा क्या? देखिए, कला विज्ञान साहित्य क्षेत्र में विशेष सेवा प्रदान करने के लिए नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है, ये तो स्टेटमेंट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगला लिख रहा है, उसे नागरिकता प्रदान की जाती है उसे भारत में निवास करने का या भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो। वो नागरिकता हेतु आवेदन करने के ठीक पहले 12 महीने की अवधि में पूर्व के 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष तक भारत में निवास करता हो। 2 या 3 यहाँ पे सही हो जाएगा और इस तरह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 49। संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। लिखा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक सीमित कर सकता है। बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का उनको अधिकार दिया गया है। करेक्ट है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के प्राप्त होने के उपरांत ही करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे तो नहीं कर सकता है, ये आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऐसे में ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूलभूत संरचना का हिस्सा है? ये एसआर बमईवाद है। बिल्कुल पहला वाला ही सही हो जाएगा। बमईवाद जो 1994 का था, उद्देशिका को मूलभूत संरचना का हिस्सा यहाँ पे माना गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं? ठीक है, अब संसदीय का तुलना करना है किससे? आपको अध्यक्षीय से। और यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कितना कथन इसमें सही है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, तो देखिए संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था का लाभ माने जा सकते हैं, करेक्ट है। अगला,
स्थिर सरकार, ये भी सही है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी, नहीं, टकराव में बढ़ोतरी हो सकता है। जनता की राय के प्रति अनुक्रियशीलता, देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिख रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। बताइए सही है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा, पता ही है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से वापस लिया जा सकता है, यानी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है? तो संसदीय अनुमोदन की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष की है। बताइए सही है क्या? देखिए, आपातकाल तो 6 महीने तक जारी होता है और हर एक 6-6 महीने पे संसद का मंजूरी मिलते जाएगा और इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। दोनों का दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सरकारी पोर्टल है और आखिर इसका उद्देश्य वगैरह क्या था? कितना इसमें सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो हम लोग प्रश्न संख्या जो है 53 डिस्कस कर रहे हैं। पहला लिखा है अन्न चक्र। ठीक है? अन्न चक्र। लिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण है। अन्न चक्र सही है। ठीक है? दूसरा देखिए लिखा है स्कैन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे प्रक्रिया को सरल बनाता है। अमृत ज्ञान कोष, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, देखिए तीसरा वाला क्या है आपका? सही नहीं है। ठीक है? ये अमृत ज्ञान जो कोष है आपका, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा मिशन कर्मयोगी के तहत एक ऐतिहासिक पहल है ये। अमृत जो है ज्ञान कोष पोर्टल का शुरुआत इसमें किया गया था। तो यहाँ पे सही हो रहा है, तो ऑप्शन हम लोग बी की तरफ जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिक के लिए उपबंध है और गैर नागरिक या विदेशियों के लिए उपबंधित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। निजता का अधिकार पहला है, वाक और अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। कौन कौन सही होगा? यहाँ पे है, क्लियरली लिखा है कि गैर नागरिक या विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, तो एक तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाक अभिव्यक्ति वाला हो जाएगा और एक इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। तो देखिए आपका आर्टिकल जो है 14 है। ठीक है? 20 है, 21 है। ठीक है? ये सब तो सबको है। ठीक है? आप लोग बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल जो है, अनुच्छेद पहले भी बताया गया है, केवल और केवल जो है भारतीयों को उपलब्ध है। ठीक है? भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। अगला, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है, ये बताना है। एकल संविधान तो है, आपातकालीन प्रावधान भी है, अखिल भारतीय सेवाएं भी है, द्विसदनिस्ता। ठीक है? यही आपका सही हो जाएगा। भारतीय द्विसदनिस्ता भारतीय संविधान का कैसा है? संघीय जो है आपका विशेषता है, ना कि एकात्मक। सशस्त्र बलों पे मूल अधिकार की प्रयोजकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा इसमें सही है। ठीक है? संसद जो है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबिंबित और निरस्त दोनों कर सकती है। ठीक है? कर सकती है। अनुच्छेद 33 में आप लोग पढ़ेंगे, संसद को अधिकार दिया गया है कि वो सशस्त्र बल हो, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या कोई आसूचना एजेंसी हो या सदृश बल हो, सदस्यों के मूल अधिकार पे ये तो एक जो है प्रतिबंध लगा सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल केवल सैनिक शामिल हैं और सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं हैं। ठीक है? देखिए, सशस्त्र बल के सदस्य में अभिव्यक्ति में सशस्त्र बल के ऐसे कर्मचारी को भी शामिल करते हैं जो गैर लड़ाकू हैं, जैसे नाई, बढ़ई, बावर्ची, चौकीदार, सबको शामिल किया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया और ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य सूचना आयुक्त के जो है
कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा इसमें सही है। ये 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पे बने रह सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा और अन्य शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। कौन-कौन सही होगा इसमें? पहला तो सही है, 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पे बने रहते हैं। दूसरा बताइए सही है क्या? राज्य सूचना आयुक्त के देय वेतन और भत्ते का सेवा शर्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ता, अन्य शर्त निर्वाचन आयुक्त के समान होता है, ठीक है? अन्य जो है सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्त जो है राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल 1 बन जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है? ये एक संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए, आप सभी को पता है कि गठन इसका 1964 में केंद्र सरकार के एक जो है कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा ही किया गया था और इसलिए किया गया था ताकि भ्रष्टाचार निवारण जो है गठित एक जो संस्थान समिति थी उसी के द्वारा इसको किया गया था। और ये जो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही संवैधिक निकाय है, ठीक है? तो ऐसे में ये पहला वाला गलत हो गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। खैर गलत पूछा था तो केवल एक गलत है। अगला देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से निकाय लेखाओं और लेखा परीक्षा कर सकता है? या किसका वो लेखा परीक्षा कर सकता है? देखिए, संघ सरकार के मंत्रालय का बिल्कुल कर सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ये भी कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 1 और 2। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में पूछा गया, बहुत शानदार सा प्रश्न है। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट है और ये आपका आंसर रहा। देखते हैं। देखिए, पहले लिख रहा है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, बात सही है। जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकता है, बिल्कुल। हाई कोर्ट अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। बताइए दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? तीसरा है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। तो देखिए 1 और 3 बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी चला जाएगा। लिखा है किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य में संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक केवल 200 सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाएगा। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों को दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम 150 के समर्थन से हो जाएगा। कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले भी चर्चा किए हैं। वैसे तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं आपको 500 जो है 52 है, ठीक है? तो किसी भी संशोधन के लिए पारित के लिए कम से कम कितना चाहिए 276 सदस्य का तो समर्थन होना ही चाहिए, ठीक है? भले ही मतदान के समय केवल 300 सदस्य मौजूद हों, ठीक है? 276 का समर्थन चाहिए तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एनएसजीएचएम के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको लेके देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है। ये रहा आपका ऑप्शन, कितना सही है इसमें ही बताना है। ये मिशन नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये मिशन तो बिल्कुल सही है। इस मिशन का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रति वर्ष 10 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, ठीक है? दूसरा देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 एमएमटी तक पहुंचने का संभावना जो है किया गया है, ना कि 10। इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन को लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के जो है माध्यम के प्रति वर्ष लगभग
50 MMT CO2 उत्सर्जन में कटौती। ये जो है आपका सही है। ऐसे में ऑप्शन जो है 2 ही सही हो रहा है, तो हम लोग ऑप्शन बी की ओर जाएँगे। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बताइए इसमें कौन-सा सही है? इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। बताइए कौन सही है? 356 के तहत जब लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अगला लिख रहा है कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। बताइए सही है क्या? देखिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। संसद द्वारा प्रत्येक बार 6 माह पर अनुमोदन करके अधिकतम इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो है 10 वर्ष, कोई अधिकतम अवधि है ही नहीं, बिल्कुल है 3 वर्ष तक। ये गलत हो जाएगा और ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल 2। भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए और बताइए कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, लिख रहा है कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी गई है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश व्यवस्था और भारतीय व्यवस्था में अंतर आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिश व्यवस्था में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और भारत में संसद जो है सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, भारतीय संसद में लिखित संविधान है, संघीय प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा है, मूल अधिकार के कारण सीमित और प्रति जो है बंधित शक्तियां हैं, तो पहला तो सही नहीं बनेगा। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पे जो है प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है। देखिए, भारत में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन के विपरीत यहाँ व्यवस्था है। भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पे प्रति हस्ताक्षर करना की आवश्यकता नहीं होता है। भारत और ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है। देखिए, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसके अध्यक्ष तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन भारत में लोकसभा के अध्यक्ष पद पे जो भी चयनित के उपरांत अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने में बाध्य नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी बेलू जो है नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी बेलू नचियार को निम्नलिखित में से किस कारण से स्मरण किया जाता है? तो शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। बिल्कुल जो है करेक्ट है। ठीक है, तमिलनाडु की जो है राजकुमारी और जो है रामनाथ राज्य की जो है शासक की पुत्री थी। अगला देखिए, अगला है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है और यहाँ पूछा गया है कितना स्टेटमेंट आपको सही है। लिखा है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइए सही है क्या? ठीक है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, तो राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 165 में बताया गया है। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, देखिए न्यूनतम आयु कोई नहीं रखा गया है इसके लिए, तो ये तो सही नहीं होगा। उसके वेतन भत्तों को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस तरह से 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताइए उपरोक्त में से प्रावधानों में से संविधान का भाग 4 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। कौन है मूल कर्तव्य? बताना है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्थाओं का आदर करना है, तो बिल्कुल है। नदी और वन्य जीवों का रक्षा और उनका संवर्धित करना। बताइए सही है क्या दूसरा? और तीसरा है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। क्या ये मूल कर्तव्य में है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ये समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना 39 ए में है। ठीक है, और 38 में है, जो भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बताइए इसमें कितना सही है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर है। बताना है कौन सही है। देखिए, पहला वाला सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से ही प्रेरित है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है। देखिए, अधिकारों का प्रयोग को कर्तव्यों की पूर्ति पे
जो है निर्भरता या सशस्त्र नहीं बनाया गया है, तो सही नहीं मानेंगे, ऑप्शन नंबर केवल 1 बनेगा। अगला है आपको प्रश्न संख्या 69, लिखा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? ठीक है? तो देखिए 24वां था, ये 42वां ही था, ठीक है, 1976 में। बाकी फिर से 1978 में एक बार आपको 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन-सा? 44वां। और यहाँ पे बोला गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से एक बार उनकी सलाह पे पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन-सा सही है? संसद जो है संविधान के पंथ निरपेक्ष प्रकृतिक में संशोधन कर सकती है। केवल संसद ही ये निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान में मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं है। सही, कौन-सा सही बनेगा? देखिए, लिख रहा है कि संसद संविधान के पंथ प्रकृति में संशोधन बिल्कुल नहीं, केशवानंद भारती के 1973। और इसमें क्या बोला गया था कि मूल संरचना सिद्धांत में संविधान के कुल मूल विशेषता का उल्लेख किया गया था, जैसे पंथ निरपेक्ष प्रकृतिक संसद द्वारा संशोधित नहीं कर सकते हैं। केवल संसद ये निर्णय करती है कि कोई मामला संविधान मूल संरचना का हिस्सा, बिल्कुल संसद नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन-सा इसमें सही है? ठीक है। लिख रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है। भारत में सॉलिसिटर जनरल के निजी कानून प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। बताना है कौन सही है, तो बिल्कुल पहला वाला भी सही है, दूसरा सही ही है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ठीक है। लिख रहा है उपयुक्त में से कितने भूजल संदूषण हैं? भूजल, आर्सेनिक बिल्कुल है, यूरेनियम भी है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से जो है, इनके लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। बताइए। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन हेतु, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने हेतु, नए मूल कर्तव्य में शामिल करने हेतु, सही उत्तर यहाँ पे बताना है। देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन हेतु और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने को पूछा गया था, विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा अपना 1 और 2। कभी-कभी सुर्खियों में रहने वाला जो पद है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये किससे संबंधित है? देखिए, समुद्र तट, मरीना क्षेत्रों में जो स्वच्छता मानक होता है, वहीं पे ब्लू फ्लैग मिलते रहता है, ठीक है? 33 मानदंड होता है इसमें, वो जो भी पूरा करता है उसको ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान के मूल संरचना तत्व माने जाते हैं? बताना है कौन-सा सही है इसमें? संविधान की सर्वोच्चता, सही है। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चला जाएगा? आपका डी। हाल ही में किस देश ने जो है निंगचू 1 नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार परियोजना शुरू किया है? ठीक है, चीन के द्वारा ही शुरू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है? वित्तीय आपातकाल कौन, राष्ट्रपति ही लगा सकता है? ये सब प्रश्न बिल्कुल आप लोग सब पहले ही डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं बहुत डिटेल में। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य जो है सीमित, यानी राज्यों को समझौता करने वाली समिति है, की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। राज्य समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है। राज्य समिति थे, इसके अलावा संघ समिति का अध्यक्षता था। ठीक है। संघीय संविधान समिति इन्हीं के पास था। प्रांतीय जो है पटेल के पास था। प्रारूप जो है भीमराव अम्बेडकर के पास था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। संयुक्त राज्य जो लोक सेवा आयोग है, इसी के लेके एक क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कौन इसमें सही नहीं है? ठीक है।
देखिए लिखा गया ये एक संवैधानिक निकाय है। बताइए सही है क्या? देखिए जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग बनाया जाता है, गठन किया जाता है उसका, तो पूछा है कि ये एक आपको संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? दूसरा, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इतने तक होता है, इनके कार्यकाल। ये तो सही है। अगला दिया गया है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। देखिए जेएसपीसीएस जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है, अपना रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है? जो भी प्रगति का रिपोर्ट है राज्यपाल को देता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही है? अनुच्छेद 14 को लेके लिखा गया है कि भारत में विधि के शासन का मूल आधार है, एकमात्र मूल अधिकार है, जो प्रकृति में निरपेक्ष है। पहला वाला बिल्कुल सही है, भारत में विधि के शासन का मूल आधार है, ठीक है? और एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। बताइए सही है क्या? दूसरा, देखिए कुछ जो है संवैधानिक निषेध और अनपवाद वगैरह भी इसमें है, तो एकमात्र ये नहीं है। ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल 1 संविधान सभा के संदर्भ में पूछा गया है, कितना स्टेटमेंट सही है इसमें? देखिए, लिखा गया है संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नहीं था, ठीक है? बताना है कौन-कौन इसमें सही है। संविधान सभा में देखिए संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना, पहले वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था 1946 वाला। आंग्ल भारतीय के लिए कह रहा है कोई सदस्य नहीं था, बताइए सही है क्या? सभी वर्ग को रखा गया था, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, आंग्ल भारतीय हैं, भारतीय ईसाई हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ सभी को रखा गया था, तो ये भी गलत हो गया और इस तरह से स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का उपबंध कर सकती है? लोकसभा में साधारण बहुमत पारित करके बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस अधिनियम की विशेषता है? ठीक है, कौन से अधिनियम की विशेषता है? वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बनाया गया, यानी अब जो पहले गवर्नर जनरल होते थे, अब उनको वायसराय बोला जाने लगा। भारत में राज सचिव का पद का सृजन किया गया। निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। ये कौन था? 1858 का ही अधिनियम था। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है, कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? संघ लोक सेवा आयोग, ये रहा आपका ऑप्शन। लिखा गया है कि इसे चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंध के लिए अधिकृत किया गया है। बताइए पहला सही है क्या? दूसरा है, ये अपने कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। संसद के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, तो ये भी इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट ही है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश पे इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, बताइए सही है क्या? देखिए संसद अधिनियम द्वारा कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, ना कि राष्ट्रपति। यहाँ पे तो सारा स्टेटमेंट ही गलत चला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें से सही है? लिखा है कि किसी राज्य के नाम से परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। बताइए सही है क्या? किसी राज्य के नाम से परिवर्तन से संबंधित विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद में पूरा स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में किया गया है?
ठीक है। आर्थिक न्याय, धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता। तो देखिए, उद्देश्य में चाहे आर्थिक न्याय हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, सबका चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितनों को लॉर्ड कैनी ने 1862 में विधान परिषद में मनोनीत किया था? बनारस के राजा, बिल्कुल पटियाला के महाराज थे, दिनकर राव भी थे, सभी को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वित्तीय आपात के बारे में पूछा है, कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? वित्तीय आपात की घोषणा साधारण बहुमत से होती है, बताइए सही होगा क्या? वित्तीय आपात पता ही आपको, आर्टिकल 360 में इसका चर्चा किया गया है। खैर अभी तक वित्तीय आपात तो लगाया नहीं गया है। ठीक है, वित्तीय आपात का घोषणा घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद में स्वीकृति अगर मिल जाए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपको सही है। वित्तीय आपात की घोषणा दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वापस लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होता है, राष्ट्रपति किसी भी समय इसको वापस ले सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार 1991 में वित्तीय संकट के दौरान की गई थी, अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? केवल एक। अगला लिख रहा है कि सीआईसी के संदर्भ में बताइए कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें एक मुख्य सचिव आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। देखिए, आयोग में एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता ही है और 10 से अनधिक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो भी केंद्र सरकार निर्धारित अवधि करेगा उसी के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। ठीक है, तो देखिए वेतन भत्ता तो केंद्र सरकार ही ये तय करती है, ये भी गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। स्वर्ण सिंह समिति के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें उपरोक्त समिति में कौन सा सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, बिल्कुल ये स्वीकार नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य का पालन न करने पर आर्थिक दंड होना चाहिए, भी नहीं स्वीकार किया गया था। इस तरह का आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में सारा ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए उपरोक्त में से कितने राज्य के नीति निषेधक तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं? प्रसूति जो है, प्रसुविधा अधिनियम 1961 सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन जीव अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता, सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जो है इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया, ये किससे संबंधित है? आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करना, यही सही हो जाएगा। संविधान का जो भाग 4 है, इसके अंतर्गत प्रदान किए गए निदेशक तत्वों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से जो है गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन, गांधीवादी विचार पे। देखिए, पहला लिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग के व्यक्तिगत या सरकारी आधार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद जो है 43 में है। इसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 3। बाकी देखिए, काम पाने वाला जो था वो सामाजिक था। कृषि पशुपालन वाला भी जो निदेशक तत्व है, वो भी गांधीवादी में नहीं आएगा। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में पूछा गया है कितना इसमें सही है। ठीक है, थोड़ा इसमें हल्का-फुल्का फास्ट डिस्कशन हुआ होगा, आगे से बिल्कुल विस्तारित डिस्कशन होगा, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। बैटरी थोड़ा कम अभी चार्ज था, तो इसको लेके थोड़ा फास्ट डिस्कशन हम इस लेक्चर में रखे हैं। ठीक है, बाकी और विस्तार डिस्क्राइब करके बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर से। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बाकी जितना काम का हम बता ही दे रहे हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के संदर्भ में केवल विधि के समक्ष समता का प्रावधान है, विधियों का समान संरक्षण का नहीं है। बताइए सही है क्या? देखिए 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये कह रहा है विधियों के समान संरक्षण का बात नहीं किया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहाँ समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है, इसके तहत परिभाषित राज्य का पद में शामिल कौन-कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए, केंद्र और राज्य के विधायी अंग बिल्कुल शामिल होंगे इसमें, केंद्र और राज्य के कार्यकारी अंग ये भी होंगे, स्थानीय प्राधिकरण भी सब, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेदों पर विचार कीजिए। ये न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है, जो उसे विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देता है। ये तब तक जारी किया जा सकता है जब तक कोई प्राधिकरण जिसे ये शक्ति प्रदान की गई है, वो अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है। इसे किसी भी प्रकार के प्राधिकरण के किसी प्रकार के कार्य प्रशासनिक, विधायी, अर्धन्यायिक और न्यायिक कार्य के संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्व के पालन को जो है प्रवर्तनीय बनाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस रीट से संबंधित है? ये कौन रीट से संबंधित है? बिल्कुल ये परमादेश ही था। राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में पूछा गया है, कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? ये केवल भारतीय संविधान के राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकार के उल्लंघन का जांच करता है। देखिए केवल, ठीक है। देखिए संविधान का जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, सब विषय का जांच कर सकता है, तो केवल राज्य सूची का नहीं, समवर्ती का भी कर सकता है। आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को देता है। ये भी स्टेटमेंट बताइए सही है क्या? राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? डी, कोई सही नहीं है। अगला देखिए, लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है, कथन कारण वाला प्रश्न है, कौन सा सही है इसमें बताना है। बाकी ऑप्शन यही होता है, आप देख ही सकते हैं। देखिए लिख रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में सरकार विधियां या विनिमयों द्वारा सीमित नहीं होता है। एक तो बिल्कुल सही है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनिमयों द्वारा बिल्कुल सीमित है, कह रहा है सीमित नहीं है, तो क्लियरली गलत हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन तो एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जो है संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। लिख रहा है कि ये धार्मिक विश्वास, धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को शामिल करते हैं। राज्य द्वारा प्रशासित जो है किसी भी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, बताना है कौन सही है। यहाँ पे देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, 25 से 28 में राज्य में प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए तो ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, अनुच्छेद 28 में आपको क्लियरली बताया गया है कि राज्य जो है निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे में ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे केवल और केवल एक। इस तरह से चलिए टेस्ट नंबर 1 हम लोग फिनिश किया। आज थोड़ा फास्ट डिस्कशन हुआ, लेकिन अगले टेस्ट से हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से 50 प्रश्न एक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग रिवीजन वगैरह करते रहें, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और एक सभी से रिक्वेस्ट है, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।